आज हम बात करने वाले हैं अबाउट टू इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। पहले अबाउट डेटा सेंटर्स। जैसे पुराने इंडस्ट्रियल जमाने में फैक्ट्री से पोल्यूशन होता था, क्या अब डिजिटल जमाने में डेटा सेंटर्स वैसे ही नुकसान कर रहे हैं एनवायरनमेंट को? और आज का दूसरा टॉपिक है कि व्हाई इंडियंस ट्रस्ट प्राइवेट बैंक्स विद डिपॉजिट्स डिस्पाइट हायर सेफ्टी नेट एट द पीएसयूज बैंक। ये स्टोरी समझने के लिए बैंकिंग इकोसिस्टम का कॉन्टेक्स्ट होना जरूरी है। तो लेट्स गेट इनटू इट। हाय, this is Suhani Kataria and welcome to Today in Markets. Okay, आज के पहले स्टोरी के बारे में जानते हैं। जब हम कहते हैं कि डेटा इज द न्यू ऑयल, तो उसका रिफाइनरी कौन है? तो द आंसर इज डेटा सेंटर्स। अब ये सवाल उठ रहा है कि जैसे पुराने इंडस्ट्रियल जमाने में फैक्ट्री से पोल्यूशन होता था, क्या आप डिजिटल जमाने में डेटा सेंटर्स वैसे ही नुकसान कर रहे हैं एनवायरनमेंट को? तो आज जब हर चीज डिजिटल हो गई है, जैसे एआई है, चैट जीपीटी है, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, क्लाउड स्टोरेज एटसेट्रा, इन सब के बैकएंड में जो सर्वर फार्म्स काम करते हैं उन्हें डेटा सेंटर्स कहते हैं। लेकिन ये डेटा सेंटर्स इतना बिजली कंज्यूम करते हैं कि छोटे शहर के बराबर लोड डाल रहे हैं ये अपने ग्रिड पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक टिपिकल डेटा सेंटर के लिए 30,000 से 40,000 घरों का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है। इंडिया में डेटा सेंटर कैपेसिटी 2026 तक डबल होने वाली है, फ्रॉम 950 मेगावाट टू 1800 मेगावाट। अब ठंड रखने के लिए इन्हें कूलिंग सिस्टम्स चाहिए होते हैं और इसके लिए चाहिए बहुत सारा पानी। ग्राउंड वाटर का लेवल ऑलरेडी लो है कई शहरों में और डेटा सेंटर्स यूज कर रहे हैं और नीचे लेके जा रहे हैं। एक डेटा सेंटर हर दिन लाखों लीटर पानी कंज्यूम करता है सिर्फ कूलिंग के लिए। अब प्रॉब्लम ये है कि इन सेंटर्स से निकलने वाली जो हीट है वो सराउंडिंग एरियाज का टेम्परेचर बढ़ा देती है, जिससे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। ये प्रॉब्लम सिर्फ एनवायरनमेंट नहीं, ह्यूमन हेल्थ और लोकल वेदर पैटर्न को भी अफेक्ट करती है। बट लेट्स टॉक अबाउट इंडिया का डेटा सेंटर बूम। इंडिया दुनिया के टॉप डेटा सेंटर प्रोड्यूसर्स में से है, विच इज ऑलमोस्ट 20% डेटा। लेकिन हमारे पास सिर्फ 3% ही डेटा स्टोरेज कैपेसिटी है। अब इस गैप को फिल करने के लिए नवी मुंबई, नोएडा, हैदराबाद जैसे सिटीज में मैसिव डेटा सेंटर पार्क्स बन रहे हैं। ₹30,000 करोड़ प्लस का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी आ चुका है इस सेक्टर में। एंड हाइपरस्केल डेटा सेंटर्स जैसे Amazon, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में अग्रेसिव एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या ये सच में पोल्यूशन के नए सेंटर्स है? तो द आंसर इज यस। जैसे पुराने जमाने की फैक्ट्रीज एनवायरनमेंट के लिए डेंजरस थी, वैसे ही आज के डिजिटल फैक्ट्रीज यानी डेटा सेंटर्स कार्बन एमिशंस और रिसोर्सेज डिप्लीशन के लिए जिम्मेदार हो सकता है। एस्टिमेट्स की बात करते हैं तो 2025 तक डेटा सेंटर्स दुनिया की 20% इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर सकता है और ये कंट्रीब्यूट करेगा अराउंड 8% ग्लोबल कार्बन एमिशंस में। तो फिर इस सब का सोल्यूशन क्या है? तो ग्रीन डेटा सेंटर्स इज द सोल्यूशन। रेन्यूएबल एनर्जी यूज करना, सोलर, विंड, हाइड्रो पावर जैसे डेटा सेंटर्स चलाने का ट्रेंड शुरू किया जाना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, एप्पल के डेटा सेंटर्स 100% रेन्यूएबल एनर्जीज पर चलते हैं। अगर वाटर कूलिंग का बात करते हैं तो न्यू टेक्नोलॉजीज जैसे लिक्विड इमर्जन, इवेपोरेटिव कूलिंग से पानी का कंजम्पशन कम हो सकता है। और अगर बात करते हैं एआई बेस्ड एनर्जी एफिशिएंसी की, तो स्मार्ट एआई सिस्टम्स वर्कलोड को शिफ्ट करता है लो एनर्जी आवर्स में ताकि कंजम्पशंस ऑप्टिमाइज हो। इफ वी टॉक अबाउट एज ऑन द डेटा सेंटर्स, तो बड़े बड़े सर्वर्स की जगह छोटी छोटी लोकेशंस पर डिस्ट्रीब्यूट करके लेटेंसी भी कम होती है और एनर्जी भी बचती है। अब इन सब में इंडिया का क्या रोड मैप होना चाहिए? पॉलिसी लेवल इंसेंटिव्स की बात करें तो ग्रीन सर्टिफिकेट्स और रेन्यूएबल टाइप्स को प्रमोट करना चाहिए। अगर जोनिंग रेगुलेशंस की बात करते हैं तो वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज में डेटा सेंटर्स को रेस्ट्रिक्ट करो। अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स की बात आए तो इंफ्रास्ट्रक्चर और R&D में गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज मिलके काम करें। एंड मॉनिटरिंग सिस्टम्स में रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ एनर्जी एंड वाटर यूज मैंडेटरी हो। अब आज की दूसरी न्यूज, पब्लिक सेक्टर वर्सेस प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स मतलब वो बैंक्स जिसमें मेजर शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होती है, जैसे SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा एटसेट्रा। एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जैसे HDFC बैंक्स, ICICI बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक एटसेट्रा, जो प्राइवेटली मैनेज्ड होते हैं। अब ट्रेडिशनली इंडिया का ट्रस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे ज्यादा है क्योंकि उनको गवर्नमेंट बैकिंग होती है,
उनमें जनधन अकाउंट्स होते हैं, उनको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होती है, जैसे फार्मर्स को, रूरल इकोनॉमी, एमएसएमईज को, एंड दे ऑल्सो हैव अ ब्रांच रीच इन द रूरल एरिया। बट अगर लास्ट 10 साल की बात करें तो डिपॉजिटर्स का ट्रस्ट टिल्ट हुआ है टू द प्राइवेट बैंक्स की तरफ। अब ये शिफ्ट इन डिपॉजिट मार्केट शेयर को समझते हैं। अगर FI15 की बात करते हैं तो उसमें PSUs का 76% शेयर था और प्राइवेट बैंक्स का 20% शेयर था। लेकिन आज 10 साल बाद FI25 की बात करें तो PSUs का शेयर हो चुका है 56% और प्राइवेट बैंक्स का हो चुका है 35% पे। 20% से ज्यादा मार्केट शेयर का लॉस हुआ है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए एक डेकेड में। अब प्राइवेट बैंक्स ने रिटेल डिपॉजिट स्पेस में सॉलिड ग्रोथ कैप्चर किया है। सो व्हाई आर पीपल चूजिंग प्राइवेट बैंक्स ओवर पब्लिक सेक्टर बैंक्स? पहले, सुपीरियर टेक्नोलॉजी एंड यूजर एक्सपर्टीज। HDFC, कोटक, ICICI जैसे बैंक्स ने मोबाइल ऐप, नेट बैंकिंग एंड चैटबॉट एक्सपीरियंस वर्ल्ड क्लास बना दिया है। इंस्टेंट FD बुकिंग, UPI ट्रांसफर, इन्वेस्टमेंट डैशबोर्ड्स, सब कुछ 3-4 टैप्स में हो जाता है। लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक अभी भी स्ट्रगल कर रहा है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में कैचअप करने के लिए। दूसरा, बेटर FD एंड सेविंग रिटर्न्स। प्राइवेट बैंक शॉर्ट टर्म FDs पे हायर इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है टू अट्रैक्ट डिपॉजिटर्स। एग्जाम्पल, RBL, IDFC फर्स्ट, येस बैंक जैसे प्लेयर्स 7.5 to 8.5% तक का इंटरेस्ट देते हैं, जबकि SBI सिर्फ 6.5 to 7% ही देता है। थर्ड, क्यूरेटेड प्रोडक्ट्स एंड रिलेशनशिप बैंकिंग। प्राइवेट बैंक्स वेल्दी क्लाइंट्स के लिए क्यूरेटेड RM सपोर्ट, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड बंडलिंग और हाई यील्ड अकाउंट्स ऑफर करता है। लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक्स का मॉडल अभी भी ज्यादा ट्रांजैक्शनल है, वैल्यू एडेड सर्विसेज में अभी भी वो पीछे ही है। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं तो देयर इज अ शिफ्ट इन कंज्यूमर माइंडसेट व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग। लोग अब सिर्फ गवर्नमेंट सेफ्टी नेट नहीं देखते, उनको फास्ट सर्विस, डिजिटल कंफर्ट और वेल्थ क्रिएशन ऑप्शंस भी चाहिए। मिलेनियल्स एंड जेनजीज प्रेफर फास्ट मूविंग प्राइवेट सेटअप्स। एंड आखिरी में, NPA और गवर्नमेंट ट्रस्ट इश्यूज इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। पास्ट डेकेड में पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने कई लार्ज NPAs फेस किए हैं, जैसे किंगफिशर, नीरव मोदी स्कैम एटसेट्रा। पब्लिक इमेज हिट हुआ था एंड कॉन्फिडेंस रिड्यूस हुआ, इवन दो RBI और गवर्नमेंट ने क्लीन अप स्टार्ट किया है। द बिगेस्ट आयरनी इज कि डिस्पाइट द पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऑफर बेटर डिपॉजिट इंश्योरेंस, फिर भी सारे इंडियन बैंक्स ऑफर 5 लाख तक का DICGC डिपॉजिट इंश्योरेंस। लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास हायर परसीव बैकिंग है बिकॉज ऑफ सोवरेन ओनरशिप। लेकिन फिर भी लोग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को ही चूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मिलते हैं बेटर रिटर्न्स प्लस बेटर एक्सपीरियंस, जो बहुत ज्यादा बड़ा है उनके लिए देन द प्योर सेफ्टी नेट। अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स की स्ट्रेटेजिक शिफ्ट के बारे में बात करते हैं। सिंस रिटेल डिपॉजिट्स स्लो हो रहे हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने फोकस शिफ्ट किया है ऑन द वेल्थ मैनेजमेंट यूनिट्स। SBI ने SBI वेल्थ नाम के अपस्केल बैंकिंग सर्विसेज लॉन्च की है। पर्सनलाइज्ड RM, डीमैट, PMS, इंश्योरेंस बंडलिंग जैसे फीचर्स भी अब वो ऑफर करने जा रहा है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स भी टारगेट कर रहे हैं। PSBs अब कॉर्पोरेट, HNIs और इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स पे FD चेज कर रहे हैं। ट्रेजरी लिंक डिपॉजिट्स, बल्क FD डील्स भी बन रहे हैं उनके लिए मेजर रेवेन्यू ड्राइवर्स। उनके बाद अगली स्ट्रैटेजी है उनकी डिजिटल पुश। PSBs जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक एंड SBI आर इन्वेस्टिंग इन टेक रिवैम्प। लेकिन प्राइवेट बैंक लेवल एजिलिटी अभी तक नहीं आ रही है उनके पास, क्योंकि वो काफी लेट है। लेकिन देयर आर रिस्क्स ऑफ राइजिंग प्राइवेट सेक्टर डोमिनेंस। अब रिस्क क्या है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के समझते हैं। पहला है सिस्टमैटिक रिस्क। प्राइवेट बैंक्स में ज्यादा डिपॉजिट्स होने का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। अगर किसी मेजर प्राइवेट बैंक में कोलैप्स होता है तो सिस्टमैटिक फेलियर हो सकता है। दूसरा रिस्क है फाइनेंशियल एक्सक्लूजन। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का रूरल और सेमी अर्बन नेटवर्क सबसे ज्यादा इंक्लूसिव है, लेकिन प्राइवेट बैंक का ज्यादा फोकस होता है Tier 1 और Tier 2 सिटीज तक लिमिटेड है। अगर PSUs डिपॉजिट लिट बन गए तो रूरल फाइनेंशियल पेनिट्रेशन इंपैक्ट हो सकता है। तीसरा है प्रॉफिट प्रेशर ऑन द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। रिटेल डिपॉजिट्स कम होने का मतलब है कि लो करंट अकाउंट प्लस सेविंग अकाउंट होता है, उनका ज्यादा कॉस्ट पे फंडिंग अरेंज करनी पड़ती है और प्रॉफिटेबिलिटी और स्ट्रेस दोनों होता है। तो अब इस सब से इन्वेस्टर्स, डिपॉजिटर्स और पॉलिसी मेकर्स ने क्या सीखना चाहिए? तो इन्वेस्टर्स के लिए प्राइवेट बैंक्स आर ग्रैबिंग हाई क्वालिटी रिटेल कस्टमर्स,
मतलब उनका स्टिकी करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशियो होता है, जिसका मतलब उनके पास बेटर मार्जिन होते हैं। पब्लिक बैंक्स को पॉलिसी सपोर्ट मिलता है और उसके वजह से वो कंपेटिटिव रहते हैं। बैंकिंग ईटीएफ में प्राइवेट बायस होना लॉजिकल लगता है इफ ट्रेंड सस्टेन्स। अगर डिपॉजिटर्स की बात करें तो उन्होंने डिवर्सिफाई करना चाहिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स में और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। कंसिडर डिजिटल एक्सपीरियंस, सपोर्ट क्वालिटी एंड नॉट जस्ट इंटरेस्ट रेट्स। अगर पॉलिसी मेकर्स की बात करें तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को रिवैम्प करना इज नॉट जस्ट थ्रू मर्जर्स बट वाया गवर्नमेंट रिफॉर्म, digital transformation and performance-based incentives. तो all in all, the bottom line is, इंडिया का डिपॉजिटर अब सिर्फ सेफ्टी नेट नहीं देखता है, उसे एक्सपीरियंस और वैल्यू भी चाहिए। इसीलिए भरोसे का मतलब बदल चुका है। प्राइवेट बैंक्स ने ये नया ट्रस्ट कैप्चर किया है और डिजिटल और रिलेशनशिप फर्स्ट बैंकिंग के जरिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स अब एक क्रॉस रोड पे खड़े हैं। या तो वो टेक और प्रीमियम बैंकिंग में compete करेंगे या फिर वो सिर्फ सरकारी लेंडिंग टूल बन के रह जाएंगे। ओके, अब चलते हैं न्यूज फ्लैश सेक्शन की ओर, जो आपको स्कैनएक्स के न्यूज टैब के अंदर न्यूज फ्लैश सेक्शन मिलेगा, जहाँ पे अगर आपको क्विक न्यूज का एक्सेस चाहिए तो आप इसे और एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे ONGC plans 10 to 15 MTPA refinery in Jamnagar. ONGC is planning to establish a new refinery in Jamnagar located in the western India. The proposed refinery will have the capacity of 10 to 12 million tons per annum. उसके बाद हम देख सकते हैं कि Wipro's executive discusses geopolitical concerns and dividend plans. An executive from Wipro has highlighted ongoing concerns about geopolitics and tariffs. The company has also stated its goal to distribute dividend twice annually under a new capital allocation plan. Additionally, the executive noted strong demand and deal activity in the BFSI sector. हमने देखा आज भी कि विप्रो का रिजल्ट भी आया है और वो काफी नीचे भी हम देखेंगे अभी हीट मैप में। उसके बाद हम देख सकते हैं कि 361 WAM के रिपोर्ट्स भी आया है फॉर द Q1 where they have announced that the company's consolidated net profit increased to 2.85 billion rupees from 2.45 billion rupees in the same quarter last year. And revenue also saw a growth rising to 9.11 billion rupees from 8.5 billion rupees year on year. तो ऐसे ही अगर आपको भी क्विक न्यूज़ का एक्सेस चाहिए तो आप हमारे प्रोडक्ट को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। अब जाते हैं इनसाइट्स टैब पे और देखते हैं आज का हीट मैप, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि आज निफ्टी IT एंड PSU सेक्टर बैंक्स और बैंक निफ्टी, मतलब सारे बैंक्स ने ही आज निफ्टी को बहुत ज़्यादा ड्रैग डाउन किया है, जिसके वजह से हम देख सकते हैं कि आज टेक महिंद्रा इज डाउन बाय 2.75%. हम देख सकते हैं एक्सिस बैंक इज डाउन बाय 0.74%, TCS is down by 0.74%. Larsen and Toubro, that is L&T, is down by 0.85%. ICICI Bank is down by 0.5%. HCL Tech is down by 1.21%. So we can see कि और आज का सबसे बड़ा लूजर भी Infosys है, which is down by 1.52%. So we can see that the banks and IT has dragged the Nifty down, and these have been the top losers for today. Top gainers की बात करें तो Tata Steel is up by 1.63%. Trent is up by 0.66%. Tata Consumer Products is up by 2.25%. And Hindalco is up by 1.17%. So these have been the top gainers for today. अगर FIDI डेटा की बात करें तो as of 16th July 2025, FI ने मेजर सेलिंग की थी of 1,858 crores, whereas DI ने बाइंग की है of 1,223 crores. उसके बाद अगर MTF इनसाइट्स की बात करते हैं तो एज ऑफ जुलाई 15th 2025 द इंडस्ट्री MTF बुक स्टैंड्स एट 88,431 करोड़, जिसमें 6,533 करोड़ पोजीशन ऐड हुए हैं, 6,233 करोड़ पोजीशन लिक्विडेट हुए। तो नेट बुक एडिशन इज ऑफ 300 करोड़, जिसमें टाटा मोटर्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, JFS, TCS एंड माज़गांव डॉक आर द हाईली एक्सपोज्ड स्टॉक्स। अगर टॉप डिलीवरीज की बात करें तो आज की टॉप 5 डिलीवरीज है भारती एयरटेल, HCL टेक, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ITC एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर, विच रेंज फ्रॉम 78% to 73%. अब जाते हैं धन चार्ट्स पे एंड एनालाइज करते हैं निफ्टी 50 फॉर टुडे। तो हम देख सकते हैं आज भी एक पूरा बेरिश कैंडल बना है। जो निफ्टी ने पिछले 2 दिन में रिकवरी दिखाई थी थोड़ी सी, वो फिर से आज एक बेरिश कैंडल ने पूरा उसको एनगल्फ कर लिया है, ऐसे बोल सकते हैं, पिछले 2 दिन के कैंडल्स को। और इसका मेजर रीजन जैसे मैंने बताया इज बिकॉज निफ्टी IT ने उसको पूरा ड्रैग डाउन किया है और बैंकिंग पूरा प्राइवेट बैंक्स एंड PSU बैंक्स ने उसको नीचे खींचा है।
तो हम जैसे देख सकते हैं निफ्टी ओपन अराउंड 25,230, मेड अ हाई ऑफ 25,238, made a low of 25,101 and closed around 25,111. वो उसके अभी भी 20 EMA के नीचे है लेकिन 50 EMA के ऊपर है और उसका RSI है 47. ये हम देख सकते हैं इट इज ऑल्सो बिकॉज जब एशियन मार्केट्स ओपन हुए हैं तो उनका भी काफी वीकर सेंटिमेंट था. अगर सेंसेक्स की बात करते हैं तो सेंसेक्स भी आज 375 पॉइंट्स इन द रेड बंद हुआ है. Sensex opened around 82,754, made a high of 82,757, made a low of 82,219 and closed around 82,259. वो भी उसके 20 EMA के नीचे है लेकिन 50 EMA के ऊपर है और उसका RSI भी है अराउंड 46. अगर इंडाइसेस में बात करें टॉप गेनर्स और लूजर्स की तो इंडाइसेस में आज के 4 जो टॉप गेनर है वो है निफ्टी रियल्टी, निफ्टी फार्मा, FMCG एंड निफ्टी कमोडिटी. बाकी सारे सेक्टर्स आज रेड में बंद हुए हैं जिसमें सबसे ज्यादा हिट किया है निफ्टी IT ने, निफ्टी PSU बैंक्स, निफ्टी बैंक एंड निफ्टी प्राइवेट बैंक्स ने. So that's it for today. I'll see you tomorrow. So what do you think? Where should the PSUs head? Tell us in the comments below. Till then, like, share and subscribe and stay curious and stay updated. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.